हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अगर कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है तो आई एम देयर टू हेल्प यू। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, तो अभी ऐसे के ऊपर ये वीडियो है और इस वीडियो को मैं बाइलिंगुअल ही रखूँगा सो दैट जिनको इंग्लिश आती है, जिनको हिंदी आती है, दोनों को ये वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो ऐसे के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसमें मैंने बताया हुआ कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और उसके बाद आपको कहीं से कोई और वीडियो या कोई और टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना कवर कर लो और उतना आपको जो है अच्छे मार्क्स दिलवाने में हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आपको कहीं और सोर्सेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे आप जो है ऐसे लिखना चाहिए, आपको ऐसे की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि यू आर अ बिगिनर और आपको नहीं आता है ऐसे लिखना। ठीक है, तो बिगिनर को कैसे शुरुआत करनी चाहिए मैं वो बताऊंगा आपको, कैसे कंटेंट उठाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सारी वीडियो बताऊंगा पूरे अच्छे से। एक बार पूरा अच्छे से वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ मैं एक्स्ट्रा मटेरियल बोलता नहीं हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, कोई ऐसी मसाला वीडियो नहीं लाता हूँ। तो आप थोड़ा सा टाइम लगा के अगर इसको देखेंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमें हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, वी आर लैकिंग कंटेंट। क्या चीज़ लिखें, हम कहाँ से लिखें, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल जो चैलेंज है ये बिल्कुल जेन्युइन है, हर किसी के साथ होता है, चाहे कोई टॉपर हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो करना क्या है, अभी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, कंटेंट इकट्ठा करने का ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। तो पहला क्या है कि आप एक न्यूज़पेपर लगाओ या फिर कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन लगाओ। ठीक है, न्यूज़पेपर मैं इसलिए बोलता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैंने इंग्लिश के लिए बताया था, आपका ग्रामर सही होता है, आपको सेंटेंस मेकिंग आता है। ठीक है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है और करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही रहा है उससे। तो इसलिए एक न्यूज़पेपर जो है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए रखें अपने पास, जिसमें सिर्फ आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको सिर्फ मतलब सिलेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर जरूर रखें। अब न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको हमेशा एक अपना कंटेंट के लिए एक अलग से नोटबुक बना लो, वो रखनी है हमेशा। ठीक है, तो पहला उसमें कॉलम क्या बनाना है नोटबुक में, रिपोर्ट्स का। तो जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो मान लो किसी नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या मेन मेन कंक्लूजन दिया गया है, क्या मेन मेन चीज़ें जो है आउटकम निकला है, रिजल्ट निकला है। ठीक है, उसको आपको नोट डाउन करना है। पार्लियामेंट की कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट आई है, आपको वो कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हो गया सर्वेज आते हैं। रिसेंटली जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया जिसमें दिखाया गया है किस तरीके से जो है रूरल और अर्बन एरियाज में एक्सपेंडिचर कैसे किया गया है लोगों द्वारा। ठीक है, तो उसमें कुछ डेटाज आएंगे हमारे पास कि अर्बन में इतना स्पेंड कर रहे हैं लोग, रूरल में इतना स्पेंड कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लोग स्पेंड करना पसंद करते हैं, वो चीज़ें सिर्फ उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जैसे एसर प्रथम की जो है रिपोर्ट आई थी जिसमें एजुकेशन के ऊपर बताया गया था। अब वो एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है तो सर्वे है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें क्या बताया गया है कि सेकंड क्लास तक के बच्चे जो हैं सही से पढ़ सकते हैं, फिफ्थ क्लास के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सेकंड क्लास को भी पढ़ना नहीं आता है, उस तरीके के ज़्यादा नहीं करना है। तो चार पाँच लाइनें जो आप लिखते रहो, फैक्ट्स आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे। फैक्ट्स क्या करते हैं, फैक्ट्स आपके जो आंसर राइटिंग है उसको जेन्युइन, उसको एक ऑथेंटिकेशन देते हैं कि हाँ आप हवा में बातें नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है, बहुत गरीबी है, बहुत वर्ड और उसकी जगह अगर आप कोई डेटा डालते हैं वहाँ पे तो दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। तीसरा है इंडेक्सेस होते हैं, जैसे रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, उसकी क्या रिपोर्ट आई है, हमारी रैंकिंग कहाँ पर है, कौन से एरिया में जो है हमारे कंट्री को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस में हम अच्छा कर रहे हैं, उस तरीके के 3-4 फैक्ट्स आप लिखो। ठीक है, इसके बाद आती है कमिटीज़। तो खासकर जैसे पॉवर्टी के ऊपर अभी आया, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और रिसेंट में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो आया था, दोनों ने जो है पॉवर्टी के कुछ डेटा निकाले हैं कि कितने परसेंट पॉवर्टी से लोग बाहर आ चुके हैं और कितने परसेंट अभी हमारे कंट्री में हैं। तो वो कमेटी तेंदुलकर कमेटी हो गई। ठीक है, या रिसेंटली कोई कमेटी किसी पे भी बनी हुई है, मान लो किसी फाइनेंशियल सेक्टर में बनी हुई, किसी मान लो पब्लिक सेक्टर बैंक पे कोई कमेटी बना रखी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सेगमेंट है आर्ग्यूमेंट्स। आपने पता है कि जब भी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे इन दिनों ऐसा कुछ एक कॉलम आता है हर न्यूज़पेपर में जहाँ पे दो एक्सपर्ट आपस में मिलकर आर्ग्यू कर रहे होते हैं किसी पॉइंट पर। ठीक है, जैसे हो सकता है वो आर्ग्यू या डिस्कस कर रहे हो, जैसे डैम्स के ऊपर कर रहे हो कि डैम्स जो है सस्टेनेबल हैं कि नहीं है, क्या उन्हें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उसके क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं। वहाँ से पता है आपको क्या होगा, वहाँ से एक ऐसे के लिए आपको कंटेंट मिलेगा, आपका एक जो परसेप्शन है वो ब्रॉडन होगा, किस किस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं वो ब्रॉडन होगा। और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी आपको, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी आपको ये हेल्प करेगा बहुत। तो कंटेंट आपका यहाँ से न्यूज़पेपर और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं
ये चीज़ें नोट करने के लिए, और करंट अफेयर जो आप पढ़ेंगे उसमें से ये सब चीज़ें नोट करते रहें। इससे आपको जो है फॉर्डर पॉइंट इकट्ठा होता रहेगा, और मतलब उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, ना उसे रिवाइज कर पाओगे, ना उसे रिटेन कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कोट्स। अब जब भी अगर आप अपने ऐसे में अगर कोट्स को डालते हैं, और कोई कोट्स अगर रिलीवेंट है और उसको डालते हैं, तो उससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो दिखाता है कि मतलब आप कोट्स, क्योंकि जनरली जो है एमिनेंट पर्सनालिटीज़ देती हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, या इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इस तरह से। तो कोट्स को इकट्ठा करना है आपको। तो कोट्स के भी अब क्या है, 7-8 डोमेन्स हैं। ठीक है, तो कोट्स ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना है, 2 या 3 कोट्स इकट्ठा करना है हर एक डोमेन के। एग्जाम्पल, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, है ना। और आजकल जो रिसेंट आ रहा है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, तो इस एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर। तो एक करीब 9-10 हेडिंग्स हो जाएंगी। इसके अंदर दो कोट भी करेंगे तो वो भी सफिशिएंट रहेंगे। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट के ऊपर भी कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे कोट्स इकट्ठा कर दिए, लिख के रख लो इसको, और अपने पास ही रखा करो जहाँ पे स्टडी टेबल है आपका। कभी कभी उसको खाली बैठे एक आधा कोट को या पढ़ लिया, ऐसे ही जस्ट पढ़ते रहोगे बार बार, जितना बार पढ़ोगे उसको उठा के, ऐसे ही सारे एक साथ रिवाइज नहीं करने, एक आधा कभी कोई पढ़ लिया, कभी कोई पढ़ लिया, उससे आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी। तो ये कंटेंट का काम पूरा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत कंटेंट हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, बात है स्ट्रक्चर। तो आपका जो ऐसे है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना। तो स्ट्रक्चर में हम सभी जानते हैं कि पहले देयर विल बी इंट्रोडक्शन, उसके बाद देयर विल बी बॉडी, उसके बाद देयर विल बी कंक्लूजन। ठीक है, तो पहले जब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं हम। इंट्रोडक्शन हम कोट से भी शुरू कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन में हमेशा एक जनरल ओवरव्यू होता है चीज़ का। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर बात की जा रही है तो आप उसका एक जनरल ओवरव्यू देंगे। एआई के ऊपर बात हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो बहुत प्रोफाउंड रहा है रिसेंट टाइम्स में। इसने लोगों को कनेक्ट किया है, इसने सारे बैरियर्स को तोड़ा है, फिजिकल बैरियर्स को। ठीक है, फैमिलीज़ को मिलाया है आपस में, लेकिन साथ साथ इसके जो है कुछ चैलेंजेस भी रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये इतना लिखना है आपको सिर्फ। ठीक है, एक ओवरव्यू हो गया है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन इसके आप बॉडी में देंगे। तो इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए आपका क्रिस्प होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन्स में होना चाहिए, मतलब कि 50 से 60 वर्ड्स के अंदर आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। पहली बात ये है। ठीक है, अब आते हैं बॉडी पर। तो बॉडी में आपके कितने पैराग्राफ होने चाहिए, पहली बात तो ये, तो 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए। हर पैराग्राफ 50 से 60 वर्ड्स का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि करीब करीब 5-5 लाइनें आएंगी एक पैराग्राफ में। अब क्या करना है, बॉडी को अटेम्प्ट करने के मेरे तो 2 तरीके हैं। पहला ये है कि आप WH फैमिली के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लो फिनटेक्स है, फिनटेक के ऊपर कुछ आया लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या पूछोगे कि फिनटेक क्या है, तो वही समझाओगे आप पहले पैराग्राफ में। आप ऐसे नहीं लिखोगे हेडिंग कि व्हाट इज फिनटेक, बट सीधा आप स्टार्ट करोगे कि फिनटेक्स विच हैज़ बीन फिनोमिनल, फिनोमिनल टेक्नोलॉजी या फिनोमिनल स्फेयर कम अप रिसेंटली। तो ये क्या होता है, ठीक है, वो आप बता सकते हो कि फिनटेक इज डिफाइंड एज द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इस तरीके से करके तो आप उसे डिफाइन कर दोगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वाई इट वॉज नीडेड, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो आप बता सकते हो कि फिनटेक्स क्या होता है, कि हमारा इंक्लूजन इंश्योर करता है। जो लोगों के पास पहले जो लोग पहले बैंक से नहीं जुड़े हुए थे, जो पेमेंट करना नहीं जानते थे, वो बिल्कुल एक क्लिक से जो है पेमेंट कर देते हैं, दूर बैठे हुए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, अपने ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बता सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि कैसे ये हेल्प करेगा, तो हाउ वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है वो वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से WH फैमिली का क्वेश्चन पूछ के आप पूरा बॉडी को कवर कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि आप जो है अलग अलग स्फेयर्स को पकड़ें। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, डैम्स के ऊपर अगर कुछ आता है, डैम्स के ऊपर लिखने के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि डैम्स का जो है फिजिकल इम्पैक्ट क्या रहता है, आई एम सॉरी, फिजिकली मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहता है उसका, है ना, कि बहुत सारा एरिया जो है डूब जाता है, वहाँ का वेजिटेशन हट जाता है। ठीक है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहता है। तो इकोनॉमिक भी, अब ये इम्पैक्ट भी आप लोकल और नेशनल लेवल पे ले सकते हैं। ठीक है, लोकल लेवल पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा उसका, कि वहाँ पर कुछ ऐसी कमर्शियल ट्रेड एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, वहाँ पे लोग छोटा छोटा अपना रोज़गार खोल सकते हैं, नाव चला सकते हैं वहाँ पे ट्रेड डैम्स में जो झील बनेगी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। डैम का एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है कि एक डेवलपमेंट साइड भी वो दिखाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, वहाँ से जहाँ डैम बनते हैं वहाँ थोड़ा डेवलपमेंट भी आता है। तो डेवलपमेंट आता है तो मतलब वहाँ पर वहाँ के लोगों को जो है
वोट मांगने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, तो पॉलिटिशियंस भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लाने में। तो इसका एक पॉलिटिकल साइड भी है। तो इस तरीके से करके डिफरेंट साइड्स, क्या क्या, इकोनॉमिकल साइड, एनवायरमेंटल साइड या इकोलॉजिकल साइड बोल सकते हैं, पॉलिटिकल साइड, सोशल साइड क्या है उसका, तो इस तरीके से करके आपको कवर कर लेना है। ठीक है, इसमें भी फिर आप कहीं ना कहीं लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इस तरीके की चीज़ें ला सकते हैं कि एट लोकल लेवल इसका ये असर पड़ता है, एट नेशनल लेवल इसका ये, इंटरनेशनल लेवल पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी। तो 3 से 4 पैराग्राफ होगा, हर एक पैराग्राफ 50 से 60 वर्ड्स का होगा। इसके बाद कंक्लूजन आना है, वो भी 4 से 5 लाइन का ही होगा। कंक्लूजन आपका हमेशा विजनरी होना चाहिए, कभी ये नहीं दिखना चाहिए कि आप डेस्पोनेंट है और आपको कोई उम्मीद ही नहीं, रे ऑफ होप ही नहीं नजर आ रही है कोई भी इसमें। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक रे ऑफ होप दिखानी है अपनी, एक विजनरी स्टेटमेंट दिखाना है आपको। ठीक है, जैसे मान लो COP होता है, अभी COP पूरा हुआ, या WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देख लें, अभी हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या है, कोई कंक्लूजन ऐसा निकला नहीं, कोई ना मतलब हम बोलें कि बहुत ही कोई कुछ पॉजिटिव आउटकम आया हो दोनों ही मीटिंग से, कुछ नहीं आया है। ठीक है, और बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे पहले कि किस तरह, कौन सी कंट्री को जो है कितना पॉल्यूशन जो है कम करना होगा, कितना अपना रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना होगा, हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे हम WTO में भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसको कितनी सब्सिडी दी जानी चाहिए, कौन सी कंट्री को। लेकिन फिर भी हमें ये दिखाना है कि इनकी इंपॉर्टेंस है, और अगर इसमें कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस लाए जाएँ तो फ्यूचर में जो जाके है, इससे सभी कंट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला है, खासकर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इस तरीके का कुछ विजनरी आपको दिखाना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब क्या होता है कि अब आप ऐसे लिख रहे हैं, तो ऐसे तो हर कोई लिख देगा ऐसे। अब एक 8वीं क्लास का बच्चा भी ऐसे लिखता है, और आप जो है UPSC सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बैठे हुए हैं, तो उसका भी आप ऐसे लिख रहे हैं। दोनों में फ़र्क कैसे है? दोनों में फ़र्क ऐसे है, एक तो कंटेंट का तो फ़र्क आएगा ही आएगा, 8वीं क्लास के बच्चे को उतना नहीं पता है जितना आपको पता होगा। दूसरा आएगा आपकी वोकेबलरी क्या है। ठीक है, आर्टिकुलेशन कैसा है, वोकेबलरी कैसी है आपकी। तो वोकेबलरी के लिए कीवर्ड्स होते हैं कुछ, आपको वो कीवर्ड्स कैसे पता चलेंगे, जब आप न्यूज़पेपर से कांटेक्ट में रहोगे, कौन से कीवर्ड्स आजकल चल रहे हैं। ठीक है, उनको आप लिखते रहोगे, याद करते रहोगे। मैंने ऐप भी बताया था, टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल भी बताया था, आप और भी देख सकते हैं। द हिंदू वोकेबलरी करके है एक, और बाकी और भी हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें MCQ आपको डेली मिलेंगे। कुछ कनेक्टर्स मैंने बताए थे। कनेक्टर्स क्या होते हैं, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ने के लिए होते हैं, तो दे ब्रिंग अ फ्लो इन द ऐसे। ठीक है, तो ऐसे लगेगा कि पहला ऐसे आइसोलेशन में और दूसरा पैराग्राफ आइसोलेशन में है। तो पहला पैराग्राफ हमेशा दूसरे से कनेक्ट दिखना चाहिए, दूसरा हमेशा तीसरे दिखना चाहिए, तीसरा चौथे से दिखना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो उसको कैसे कर सकते हैं आप, कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए। पहला पैराग्राफ आपने मान लो कुछ एडवांटेजेस लिखे, तो सेकंड में आप लिख सकते हो हाउएवर अलोंग विद द एडवांटेजेस देयर आर सम चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस। ये क्या वो पूरा है, ये कनेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से आप जो कनेक्टर को देख लें, नेट पे आपको बहुत कनेक्टर मिल जाएंगे। तो कनेक्टर्स को भी जो है नोट डाउन करके रखें, और हमेशा उनको रेफर करते रहें। जब भी आप ऐसे राइटिंग लिखें, तो लिखने से पहले एक बार कनेक्टर्स को देख लें, ताकि आप ऐसे में उनको इंक्लूड कर पाएँ। दूसरा, कुछ प्री फ्रेम्ड सेंटेंसेज होते हैं। प्री फ्रेम्ड सेंटेंसेज जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कनेक्टर भी था, वो प्री फ्रेम्ड सेंटेंस भी है। इस तरीके से पहले से बने हुए कुछ लंबे लंबे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो थोड़ा दिखते हैं, सोफिस्टिकेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस आप ऑलरेडी जो है, वो कैसे मिलेंगे आपको, न्यूज़पेपर पढ़ के मिल जाएंगे। कोई सेंटेंस आपको बहुत पसंद आएगा, यार क्या अच्छे से लिखा हुआ है सेंटेंस, या आप ChatGPT में जब डालेंगे तो उसमें कुछ सेंटेंस आएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और जब भी अपना ऐसे लिखें तो कोशिश करें जहाँ पर नेचुरली उसको लिखा जा सकता है तो उसको लिखें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चौथा चीज़ है हाईलाइट करना। तो एग्जामिनर को हमेशा ईज होता है कि अगर उसे अच्छा लगता है और आसानी रहती है अगर कोई पहले से की पॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर दे तो। ठीक है, अगर आप ब्लैक से आंसर लिख रहे हैं तो ब्लू से हाईलाइट कर दो कुछ कुछ वर्ड्स, ऐसा नहीं सारा कुछ हाईलाइट अंडरलाइन कर दिया। हाईलाइट मतलब अंडरलाइन करना, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने अंडरलाइन कर दिया, सिर्फ कुछ पार्ट जो आपको लगता है, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये जो है, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए, पहला कंटेंट बताया, इसके अंदर न्यूज़पेपर कोट्स बताया, दूसरा स्ट्रक्चर बताया, तीसरा कीवर्ड्स, चौथा हाईलाइट करना। इससे जो है आपका ऐसे जो है पूरा बहुत अच्छा ऐसे एक बन के आएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो जो न्यू कमर्स हैं या फिर बिगिनर्स हैं, तो हमेशा क्या करना है, आपको एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है कि आपको 5 मिनट तक जो है, जो भी आपके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है, आपको बस जो है रैंडम लिखना है एक पेज पर, रैंडम। उसको ऐसे नहीं कि पॉइंट वाइज बना के लिख रहे हो, एक के अंदर एक लिख रहे हो, ऐसे नहीं, रैंडम बस कहीं पे भी लिख दो पेज पे उन पॉइंट्स को। ठीक है, ऐसे। तो ई-व्हीकल्स मान लो सोचा है, एक टॉपिक है ई-व्हीकल्स, उस पर सोचा, तो आप क्या लिख सकते हैं, ई-व्हीकल्स के रिगार्डिंग जो हमारी ई-व्हीकल्स की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आप उसके बारे में लिख सकते हैं।
ई व्हीकल्स, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी का स्कीम का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो स्कीम लिख सकते हो सीधा सीधा, रैंडम ऐसे वर्ड लिखना है आपको। उसके बाद आप पॉल्यूशन फ्री लिख सकते हो, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर लिख सकते हो, उसके बाद आप रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ आएगा उससे रिलेटेड वो लिख सकते हो, है ना। इस तरीके से आप चीज़ें बहुत सारी लिख सकते हो। जब आपने ऐसे लिख दिया 5 मिनट, तो 5 मिनट में क्या होगा, जितना भी आपके दिमाग में था वो सब आप लिख चुके होगे यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट बचा नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप बॉडी लिखते हैं तो बॉडी में मैंने बताया 3 और 4 पैराग्राफ होंगे, तो अब क्या है, यानी आपको 3 या 4 हेडिंग, सब हेडिंग चाहिए लिखने के लिए, जिनके अंदर आप इन टॉपिक्स को लिखोगे। तो मान लो पहला सब हेडिंग क्या हो सकता है आपके दिमाग में, कि भाई ई व्हीकल्स होता क्या है और कैसे ये डिफरेंट है नॉर्मल अपने रेगुलर व्हीकल से, जो पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं उनसे कैसे अलग है। तो ये हो गया। तो आप जो आपने पॉल्यूशन फ्री वाला था, तो एक पॉइंट लिखा था, उसके आगे 1 लिख दो, है ना, कि ये कैसे अलग है, ठीक है। इस तरीके से जो पहले हेडिंग में आ रहा है, सब हेडिंग में आ रहा है आपका, आप देखो कि आपने जो भी पॉइंट्स लिखे उसमें से पहले में कौन सा आ सकता है, जो जो आ सकता है उसके आगे 1 1 1 मार्क कर दो, यानी वो सारे आपके सब पहले सब हेडिंग के अंदर जाएंगे। सिमिलरली आप सेकंड कुछ सोचो, ठीक है, ई व्हीकल्स क्या होता है, कैसे डिफरेंट हो, ये हो गया। इसके बाद ई व्हीकल्स कैसे बेनिफिशियल है, तो बेनिफिशियल में पॉल्यूशन फ्री वाला पॉइंट आ सकता है दोबारा, तो उसमें टू टू डाल, जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं इस सब हेडिंग के अंदर आएंगे, जो आपने रैंडमली लिखे हैं वो पॉइंट्स, उनके आगे 2 2 2 मार्क कर दो, ठीक है। कैसे बेनिफिशियल है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, पॉल्यूशन से बचाएगा, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन से बचाएगा, है ना, हमारे सोर्सेज को बचाएगा, वो सब चीज़ें कर सकते हो, एनवायरनमेंट को बचाएगा, ठीक है। अब थर्ड सब हेडिंग क्या हो सकती है, थर्ड सब हेडिंग हो सकती है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको लाने में। तो चैलेंज के ऊपर डाल सकते हो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो आपने पॉइंट्स लिख रखे होंगे कहीं ना कहीं आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी लिख रखा होगा, उसके आगे आप थर्ड मार्क कर दो, तो उसको आपको इस हेडिंग के सब हेडिंग के अंदर डालना है। आखिरी क्या हो सकता है कि भाई क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बस 4 हेडिंग बनानी पड़ी यहाँ पे। फटाफट आपने 4 हेडिंग दिमाग में सोच ली, हर एक हेडिंग का जो है क्या लिखोगे उसके अंदर, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो भी पॉइंट लिख रखे हैं उनके अंदर मार्क कर लिया है आपने ऑलरेडी। बस अब आपको क्या करना है, फाइनली अब अपना आंसर लिखना है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं, क्योंकि अगर छूट जाएगा तो बाद में आपको उसे लिखने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। अब क्या है कि जब आप बिगिनर हैं तो कभी भी जो है ऐसे कोशिश ना करें कि 15 मिनट में 20 मिनट में कर दूंगा, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। हमेशा एक ग्रेजुअली हमें इंप्रूव करना होता है, चाहे हम कहीं पर भी हों, ठीक है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती है, एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। जब हम स्टेप पे चढ़ते, लैडर पे चढ़ते हैं, तो हम पहला स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, एकदम से ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं। तो क्या करना है कि आप अपने पास एक टाइमर रखना है, ठीक है, 30 मिनट का टाइम लीजिए और 30 मिनट में जो है अपना आंसर राइट लिखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे टाइम जो आपका 28 मिनट होगा, फिर 25 मिनट होगा, फिर 22 मिनट होगा, ऐसे करके आपको अपना टाइम लाना है 16 से 17 मिनट के अंदर। इतना टाइम आपको मिलेगा अपना ऐसे लिखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट कर सकते हैं आप। तो धीरे धीरे आपका जो आंसर 18 मिनट पे आने लग जाए, 16 17 मिनट पे आने लग जाएगा, और तब आपको दिखेगा कि आपका ऐसे का जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना पूरा ऐसे लिख लेंगे और आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा। और यही तरीका मैंने अपनाया था, तो कोई फैंसी तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने यूज़ किया है, और ये बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा होगा, बेसिक दिख रहा होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा कि 4 5 दिन में नहीं आ जाएगा, मान के चलो 1.5 2 महीना लगेगा इसको आने में, ठीक है। तो ये मेरा तरीका था। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताओ आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। और आप यूनिफॉर्म फोर्सेस करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपना एक ग्रुप भी बना सकते हैं 4 5 लोगों का, ताकि आप लोग अपना ऐसे जो है इवेल्युएट करवा सकें एक दूसरे से, या फिर आप किसी अपने सीनियर को जानते हैं या कोई टीचर है जिससे आप इवेल्युएट करवाना चाहें तो उससे भी करवा सकते हैं, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।